ठीक है। व्हाट इज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में पहले। तो व्हाट इज पोल्यूशन, और मतलब पोल्यूशन किस चीज़ से बनता है, मीन वो है। ठीक है, तो अलग अलग डिफिनेशन है पोल्यूशन की, और जो सिंपल है इसमें देखते हैं क्या। इसमें एयर पोल्यूशन के बारे में पहले, अच्छा इन लोगों ने नहीं दिया। पोल्यूशन एक्चुअली जैसे कोई भी चीज़ होती है, मान लो एयर है, एयर के बारे में बात कर रहे हो, इसमें कई सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कई सारी गैसेज होती हैं। ठीक है, एक वो एक कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में है। अगर वो उनका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हुआ, ठीक है, गैसेस का अलग अलग, ये सारी गैसेज है, इनका अगर प्रोपोर्शन चेंज हुआ तो पोल्यूशन बन जाता है। ठीक, मान लो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.04 के आसपास है, अगर वो बढ़ेगा तो फिर कहते हैं कि कार्बन पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, या कोई और मान लो जो वेपर है, वेपर का बढ़ा, या कोई और गैस, ठीक है, सल्फर भी है, सल्फर बढ़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में तो है ऑलरेडी, लेकिन उसका प्रोपोर्शन बढ़ गया तो हो गया पोल्यूशन। ठीक है, ऐसे। तो व्हाट इज एयर पोल्यूशन मेड ऑफ, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स हमने देखा थी वो, जिसको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पीएम या पार्टिकुलेट मैटर वो कहते हैं PM10, PM2.5। ठीक है, और उससे भी छोटे होते हैं। अच्छा, इसके डायमीटर मतलब जो पार्टिकल है उसका डायमीटर होता है माइक्रोमीटर का। ठीक है, जो PM10 कहते हैं, तो इसका जो डायमीटर होता है वो माइक्रोमीटर में देते हैं, डायमीटर जो है माइक्रोमीटर में नापते हैं, तो इसलिए वो PM10 लिखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, ब्लैक कार्बन, मिनरल डस्ट, टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स कंटेन सल्फेट, नाइट्रेट, ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ब्लैक कार्बन कौन सा होता है, जो सूट होता है, जैसे कुछ चीज़ जलाते हैं जब, तो उसमें से जो मतलब आधा बर्न होता है, ठीक है, या मतलब ठीक से बर्न नहीं होता, वो जब निकलता है तो सूट कहलाता है। ठीक है, तो और जो डस्ट होते हैं वो जो सॉइल के ही पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हमने देखा हवा में डस्ट रहते हैं। ठीक है, और most sulfate and nitrate aerosols come from chemical reaction between gas and molecule। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादातर सल्फेट और नाइट्रेट होते हैं वो मतलब एरोसोल के सल्फेट और नाइट्रेट होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन से आते हैं, जो मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। और ये कार्बन एरोसोल्स कैन ऑल्सो फॉर्म दिस वे एंड दे कैन बी डायरेक्टली इमिटेड इनटू एयर। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ जब जलाते हैं ना, कोई केमिकल जला, उससे डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है और सीधे सीधे हवा में मिल गया। ठीक है, तो सीधे पोल्यूशन इसने क्रिएट कर दिया। इसमें बता रहे हैं जैसे ये गैसेस और से पार्टिकल, मतलब कुछ गैसेस होती हैं और कुछ पार्टिकल होते हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। गैसेस में कौन कौन सी आती है, जैसे अगर ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसेस हैं। पार्टिकल्स में जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, मतलब PM2, PM10 या PM2.5, ये सब। ठीक है, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इंडोर एयर पोल्यूशन किस किस चीज़ से होता है, सॉलिड फ्यूल कम्बशन, सिगरेट स्मोक, पुअर वेंटिलेशन, हाउस होल्ड प्रोसेसेस। ठीक है, आउटडोर एयर पोल्यूशन किस चीज़ से हो सकता है, एयर व्हीकल से, मेजर व्हीकल से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फॉरेस्ट फायर, बायोमास कम्बशन। और कैसे इफेक्ट करता है एडल्टहुड को, अर्ली लाइफ और बर्थ को, बर्थ में LBW, लो बर्थ वेट नहीं, लो बॉडी वेट शायद यही है। IUGR, इतना शॉर्ट फॉर्म तो पता ही नहीं चले IUGR क्या है। ठीक है, प्रीटर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, न्यूट्रल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एंथ्रोपोमॉर्फिक मेजर रिडक्शन। ठीक है, अब अर्ली लाइफ में कौन कौन से हो सकता है, अस्थमा, अपर एयर इरिटेशन, कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन, रेस्पिरेटरी इलनेस, डेवलपमेंट डेवलपमेंट अच्छा पता नहीं भाई, अच्छा डेवलपमेंट रिलेटेड इलनेस। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट। एडल्टहुड में क्या है, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन, DNA डैमेज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है, मतलब अलग अलग एज पे अलग अलग बीमारियां किसी को घर कर सकती हैं। ठीक है, हमने सोर्स देखा और उनके इफेक्ट देखे। नेक्स्ट, particulate matter from 0.001 to 500 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो पार्टिकल लेस देन माइक्रोमीटर float and move freely with the air current. Particles which are more than 10 micrometer in diameter settle down. Particles less than 0.002 micrometer from
persistent aerosols, ठीक है। अच्छा फॉर्म persistent aerosols। देखो एरोसोल्स वो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हवा में रहते हैं हमेशा, ठीक है, सस्पेंडेड रहते हैं। तो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमेशा रहते हैं, और जो थोड़े बड़े होते हैं वो कहीं सेटल हो जाते हैं, कहीं जाके ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा और वो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, खासकर जैसे स्नो वगैरह होते हैं, ठीक है, उस पर भी जाके आपने देखा होगा सेटल होते हैं, या हवा में जब इनहेल करेंगे तो उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर PM bigger than 5 microns are likely to lodge in the nostril passage, whereas particle of 10 microns enter the lungs easily. करेक्ट। पांच से जो बड़े होते हैं वो आपके नसल पैसेज में फंस सकते हैं, लेकिन जो 10 के आसपास या 10 हैं, 10 माइक्रोन वाले हैं, वो आराम से लंग तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ PM यानी पार्टिकुलर मैटर कौन से हैं? डस्ट, जो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं 1 माइक्रोन से ज़्यादा, ठीक है, 1 माइक्रोन डायमीटर में। मिस्ट, जो प्रोड्यूस बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर, ठीक है। फ्यूम्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फ्यूम्स। स्मोक, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। स्मॉग कई बार न्यूज़ में रहता है, तो इसको इन लोगों ने अलग से कवर किया है। स्मॉग में क्लासिकल स्मॉग है और फोटोकेमिकल स्मॉग है। क्लासिकल में क्या है? अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, स्मॉग प्लस फॉग प्लस सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग स्मॉग, ठीक है, इसको रिड्यूसिंग स्मॉग है। और दूसरा वाला कौन सा है? फोटोकेमिकल स्मॉग। उसमें कौन सा है? अकर्स इन वार्म, देखो ये कूल क्लाइमेट में होता है, कूल और ह्यूमिड, ठीक है, मतलब ठंडी जगह है और वहाँ ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी है, तब क्लासिकल स्मोक होने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये वार्म है, ये ड्राई और सनी क्लाइमेट में होता है, ठीक है। VOC और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इनका रिएक्शन जब नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, डाइऑक्साइड से होता है, तब ये प्रोड्यूस होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, ठीक है, ऑक्सीडाइज ये रिडक्शन था, ये रिड्यूसिंग और ये ऑक्सीडाइज। देखो फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक का इन्होंने वो भी दिया है, प्रोसेस कैसे होता है, कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, ये जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, और इधर हाइड्रोकार्बन से इनका रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इधर बाद में चल के, अच्छा, ये सूरज की रोशनी से अल्ट्रावायलेट, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करती है एक तरह से, ठीक है। तो इन्हीं सबसे ही निकल के बनता है फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये वाला फोटोकेमिकल स्मोक। इसमें किस किस चीज़ से रिलेशन हुआ? अल्ट्रावायलेट रेज, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिले, ठीक है। ये तीन जब मिलते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, ठीक है। अभी सब रिएक्शन है, उसको याद करने को भी नहीं है। फिर एयर पॉल्यूटेंट इन देयर सोर्सेस, एयर पॉल्यूटेंट और उनके सोर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, उनका इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है शरीर पर, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, जो CO और CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल अदर देन फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, अच्छा, अदर अदर फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या जितने भी ऐसे फॉसिल फ्यूल होते हैं, उनको जब जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और रेस्पिरेटरी इशू दो है, ठीक है, तो अलग अलग है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S, ठीक है। इसमें ये कब निकलते हैं? पावर प्लांट इन रिफाइनरीज, वोल्केनिक इरप्शन, व्हेन सल्फर कंटेनिंग फ्यूल इज बर्न, ठीक है। एसिड रेन, एसिड रेन रेस्पिरेटरी इश्यूज, अच्छा कॉमन बोलेंगे, एसिड रेन रेस्पिरेटरी इश्यूज, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। देखो क्लोरोफिल कब जाता है? जब सल्फर का ऑक्साइड से सल्फर हवा में, ऐसा पॉल्यूटेंट, ठीक है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO और N2O, लाइटनिंग से होते हैं, लाइटनिंग से प्रोड्यूस होते हैं, जो हवा में नाइट्रोजन है ना, उसको लाइटनिंग ब्रेक करती है, ठीक है। तो उसी के बाद बाकी रिएक्शन होते हैं और हमें NO और N2O मिलता है, ठीक है। इरिटेशन इन आईज एंड लंग्स, लो प्रोडक्टिविटी इन प्लांट एंड एसिड, ठीक है, ठीक है।
फिर हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और इथाइलिन। बेंजीन और इथाइलिन जो है वो ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब प्रोड्यूस होते हैं। रेस्पिरेटरी इशू कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, ठीक है। फिर पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर होते हैं, फ्लाई ऐश और लेड और अदर मैटर होते हैं। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से, मेटलर्जिकल प्रोसेस और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, ठीक है। स्मॉग जो है, फॉग प्लस स्मॉग, ये पुअर विजिबिलिटी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और लेड जो है वो हमारे डेवलपमेंट, जो आरबीसी के डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट कर सकता है और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है, इस म्यूटेशन में। डिफरेंस बिटवीन वेरियस इंडेसेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कई सारे इंडेसेस है ना, सफर के और नेक्स के, ठीक है। तो सफर का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इन वेदर फोरकास्टिंग इन रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने शुरू किया था, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था? आईआईटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे में है। और ये आईएमडी जो अपना है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके अंडर में काम करता है, ठीक है। ये लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है एयर क्वालिटी पर, रियल उसमें। और पिछले मतलब अगले एक से 3 दिन का एडवांस में वो भी कर सकता है, ठीक है, फोरकास्ट कर सकता है। तो इसमें ये जो पॉलिटेंस मॉनिटर करता है वो थोड़े से अलग अलग, तो इसमें भी है जो नाक्स है उसमें भी है अलग अलग, कुछ कॉमन होंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, सारे अलग नहीं है। अब जैसे इसमें देखो, PM1, PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, यानी कि दोनों NO और NO2, ठीक है, SO2 और बीसी मीथेन, बीसी मीथेन, और कौन सा है, नॉन मीथेन और हाइड्रोकार्बन, VOCs, बेंजीन एंड मर्क्यूरी, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर कौन सा है? यूवी रेडिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और सोलर रेडिएशन, ठीक है। ये सब इसमें चेक होते हैं सफर में। नेक्स्ट में कौन कौन चेक होते हैं भाई? ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जिसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिफाई किया था, ठीक है। इसको इसको इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, सफर वाले को। और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें 12 पोल्यूटेंट्स कवर किए गए हैं। 12 कौन कौन से भाई? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक और निकल, ये सारे पोल्यूटेंट्स इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है, जिनको मॉनिटर करती है संस्था। उसके बाद तीसरा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ठीक है। ये कलर कोडेड इंडेक्स है, इसमें कलर के हिसाब से भी बताएंगे कितना अच्छा है कितना खराब है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने यहाँ 6 कैटेगरी हैं AQI की: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली वॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सेवर, ठीक है, कैटेगरीज है। और ये कौन कौन से 8 पोल्यूटेंट जो है वो ऑब्जर्व मेजर करता है? PM2.5 और 10 दोनों, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ठीक है, ये सारे। इसमें से काफी आपको कॉमन मिल जाएंगे, सिर्फ 2-3 चीजें नहीं है ना। अमोनिया है, ये बेंजोपायरीन, ठीक है, बेंजोपायरीन नहीं है, इसमें बेंजोपायरीन नहीं है। आर्सेनिक और निकल है, आर्सेनिक और निकल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। चार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। ओजोन भी नहीं है इधर, ठीक है, ओजोन है नहीं, ओजोन है। फिर क्या है, गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल, वही इंपॉर्टेंट है आरएस में, क्योंकि एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। अंडर द एट प्रोटोकॉल, नहीं, इट इज वन ऑफ द 8 प्रोटोकॉल अंडर UNECE कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, और एयर कन्वेंशन इसको कहते हैं। 1999 में अडॉप्ट किया गया था एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन को हटाने के लिए, ठीक है। और इसका जो रिवाइज प्रोटोकॉल था 2012 में, इसमें इमिशन की सीलिंग जो है 2020 रखी गई थी, ठीक है, 2012 में
में रिवाइज किया गया था और कहा गया था कि 2020 तक इससे जो भी इमिशन होगा वो होगा। ठीक है, फिर इसमें 4 पोल्यूटेंट जो हैं वो मतलब कंसिडर किए जाते हैं: सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड जिसको यूसेज कहते हैं, और अमोनिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट बाइंडिंग एग्रीमेंट टू इंक्लूड एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट फॉर फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ब्लैक कार्बन और सूट। ये तो शॉर्ट लिस्ट, अच्छा ये तो देखा था। लेजिस्लेशंस टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, अपना कौन कौन सा भाई, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये तो हमने देखा था। और इसमें वही बताया गया कि जो भी मतलब इसमें डिफाइन करता है कि एयर पोल्यूटेंट और पोल्यूशन वगैरह क्या है। ठीक है, इसी के थ्रू जो सीपीसीबी है उसको भी पावर मिली है कि वो जो एयर से रिलेटेड चीजें हैं उसको मॉनिटर करे या कंट्रोल करे। ठीक है, इसी से सीपीसीबी सीपीसीबी के थ्रू इसी एक्ट के तहत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1996, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉराइज करती है स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ, ऐसे नहीं authorizes- अच्छा ये जो एक्ट है ऑथराइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव environmental quality, control and reduce pollution from all sources, air, water, land, and prohibited or restricted the setting and or operation of any industrial facility on environmental law। ठीक है, मतलब ये 19 हमने देखा कि सीधे एयर पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का, और ये दूसरा बाद में 1986 में आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कोई इनिशिएटिव ले सकती है क्वालिटी कंट्रोल और पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, स्टेप्स टेकन इन इंडिया, स्टेप्स टेकन टू कर एयर पोल्यूशन, अपने यहाँ कौन कौन से स्टेप लिए गए? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, भारत स्टेज मिशन स्टैंडर्ड्स, कार्बन इमिशन बाय थर्मल पावर प्लांट्स, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन। ठीक है, एनफोर्स बाय ईपीसीए, और कौन सा, फोकस ऑन शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट। ठीक है, ये अलग अलग जो स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, रिटेन जाने कोई मतलब नहीं रखना। नॉइज पोल्यूशन क्या है भाई? अच्छा, अलग अलग मतलब अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अलग अलग तरह से वो साउंड को सुन सकते हैं या अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि कॉमन आउटडोर साउंड लेवल और कॉमन आउटडोर साउंड लेवल। अच्छा, दोनों केस में। हम्म, तो इसमें कहा है कि जैसे जेट फ्लाई ओवर होते हैं या इनका हॉर्न का नॉइस होता है 100 फीट के ऊपर, पता नहीं किस सेंस में दिया 100 फीट। रेगुलेशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, अपने यहाँ क्या क्या रेगुलेशन बनाए गए हैं? CPCB हैज लेट द परमिसिबल नॉइज लेवल इन इंडिया फॉर डिफरेंट एरियाज। ठीक है, सीपीसीबी ने अलग अलग जगह के लिए अलग अलग परमिशन नॉइज लेवल बनाए हैं। इंडस्ट्रियल के लिए 75 डेसिबल फॉर डे टाइम और 70 डेसिबल नाइट टाइम। ठीक है, 75 डेसिबल फॉर डे टाइम एंड 70 डेसिबल एट नाइट। फिर कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल एंड 55 डेसिबल दिन और रात के टाइम। ठीक है, अलग अलग, ये दिन और ये रात 55 वाला। फिर रेजिडेंशियल एरियाज 55 वहाँ पे 55 डेसिबल से 45 डेसिबल दिन के समय। अच्छा, दिन के समय 45 और दिन के समय 55 और रात में 45, ये सही है। ठीक है, state government have also declared silent zones, that is area lying within 100 meter of premises of school, colleges, hospital and courts। ठीक है, the permissible noise limit in this zone is 50 decibel during day and 40 during time। ठीक है, तो देखो भाई, पहला था इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल एरियाज, दूसरा था कमर्शियल एरियाज, तीसरा रेजिडेंशियल एरियाज और चौथा ये साइलेंट जोन्स। ठीक है, ठीक है। लॉज गवर्निंग नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन मतलब जब कोई भी साउंड वो बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर मतलब उसकी जब वो उसका डेसिबल बढ़ता है। ठीक है, तो वो नॉइज पोल्यूशन में आता है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, इसमें क्या है कि नॉइज जो है, नॉइज को एज एन एयर पोल्यूटेंट माना गया है। नॉइज इमिटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री इज टू बी रेगुलेटेड बाय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी। ठीक है,
फिर क्या नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट रूल्स बना 2000 बना था। It defines and regulate noise pollution and its sources. Environment Protection 1986 इसमें noise pollution जो मोटर व्हीकल से, एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर और इन सब से आता है उसको बताया कम करने के लिए। ठीक है। फिर वाटर पोल्यूशन क्या है, कैसे कैसे हो सकता है? ऑयल स्पिल, सेप्टिक टैंक, एनिमल डंग, इंसेंटिव फार्मिंग, पेस्टिसाइड और इंटेंसिव फार्मिंग, सॉरी, पेस्टिसाइड और वाटर टेबल। ठीक है, ये सब बात हो सकते हैं कॉज वाटर पोल्यूशन के। अच्छा, नीचे भी इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, वेस्ट वाटर, न्यूक्लियर वाटर और ऑयल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, ऑयल स्पिल और ऑयल पोल्यूशन लगभग सेम है। ठीक है, तो ये सब वाटर पोल्यूशन कर सकती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हमने अभी देखा, ये एक्चुअली आया था वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1974 एक्ट से। ठीक है, और शुरू में इसका उद्देश्य था कि जो वाटर से रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं को एब्जॉर्व करेगा, लेकिन धीरे धीरे जो सीपीसीबी थी इसकी पावर बढ़ाई गई और उसमें एयर और वो भी जुड़ गए, एयर वाले जुड़ा गया और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ये भी जुड़ा गया और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ठीक है, मतलब जो सीपीसीबी था शुरू में बना किसमें था, वाटर प्रोविजन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में। ठीक है, बाद में इसमें जो एयर और ईपीसी मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है और एयर पोल्यूशन उसको कंबाइन करके इनको दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, इंडिया एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जिसको पीओपी कहते हैं। ठीक है, पीओपी, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, इट प्रोहिबिट्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, यूज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ 7 केमिकल्स। कौन कौन से भाई? फ्लोरडेकॉन, ठीक है, हेक्सा ब्रोमोफिनाइल, ठीक है, हेक्सा ब्रोमोफिनाइल और ईथर। पता नहीं भाई, केमिकल से खतरनाक खतरनाक है कि नहीं पूछेगा। India would be able to access the financial resources of GEC, यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी डेजिग्नेटेड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, इंडिया ने क्योंकि इसको ज्वाइन कर लिया, इंडिया ने कब रेटिफाई किया था? 2006 में। ठीक है, और इससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन को नोटिफाई किया था इंडिया ने। ठीक है, इसके अंडर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में। ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में क्या क्या है, पोल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, आयरन, लेड, कैडमियम। ठीक है, कितने हैं? और परमिसिबल लिमिट कोई मतलब नहीं इसको याद करने का, बस देख लो। हाँ, उसके बाद हाँ, इफेक्ट क्या होता है? एक्सेस फ्लोराइड जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम और टीथ डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन और स्केलेटन फ्लोरोसिस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, आर्सेनिक से अगर लगातार एक्सपोजर होगा तो ये ब्लैक फुट डिसीज कर सकता है, ब्लैक फुट डिसीज, और डायरिया वगैरह भी हो सकता है, डायरिया, लंग और स्किन कैंसर ये सब भी हो सकता है। ठीक है, अगर आर्सेनिक वाला पानी पीते रहे ज़्यादा दिन तक। ठीक है, नाइट्रेट्स उसके बाद है, इसमें क्या है, नाइट्रेट्स की परमिशन लिमिट, ये तो लिमिट कोई मतलब नहीं है, मतलब आप नहीं याद कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल जाएगा। ठीक है, लेकिन उनके इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। इसमें नाइट्रेट्स क्या होता है? मिथामो ग्लोबी ग्लोबिनीमिया, मिथामो मेथेमो सॉरी मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये या ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको कहते हैं, ये नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर आयरन, आयरन भी एक तरह का मतलब पॉल्यूटेंट है। ठीक है, एयर वाटर पॉल्यूटेंट। तो हाई कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू हीमोक्रोमेटोसिस, सॉरी नाम है ये। ठीक है, ये कोई बीमारी है शायद, डिसीज होगी। अगर जो ज़्यादा मतलब पानी, कोई कोई पानी पी रहा है और उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा है तो उनको ये हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है। ठीक है, इससे लीवर, हार्ट और पेंक्रियाज डैमेज हो सकता है। फिर लेड का क्या है, लेड में देखो परमिशन लेवल 0.01 ml। ठीक है, तो लेड क्या कहते हैं, आपके ब्रेन, नर्वस सिस्टम और उसको मतलब डैमेज कर सकता है। कैडमियम, इसकी लिमिट दी है, रेनल ट्यूबुलर डिसीज। ठीक है, रेनल ट्यूबुलर डिसीज, डाइटाई डिसीज, बोन डिकल्सिफिकेशन। ठीक है,
ये सारी डिसीज हो सकती हैं। ये अलग अलग पोल्यूटेंट हैं, ये अलग अलग पोल्यूटेंट हैं, और ये मतलब इनकी क्या इफेक्ट होगा शरीर पर, इंसान के शरीर पर। ठीक है, तो हमने देखा परमिसिबल लिमिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूछेगा नहीं इतना डिटेल, ज़्यादा डिस्ट हो जाएगा वो। फिर हैवी मेटल एट वर्किंग लेवल, सबसे ज़्यादा नाइट्रेट है, फिर फ्लोराइड, आयरन है, सेलेनिटी है, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम है, और फिर कैडमियम। ठीक है, फिर रेगुलेशन ऑफ जीडब्ल्यू, जीडब्ल्यू क्या, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर, नो सेंट्रल लॉ एग्जिस्ट, ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट बिल 2000 इज स्टिल पेंडिंग। मतलब ये तो आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्राइम न्यूज है, तो उस समय हो सकता है पेंडिंग रहेगा। Water as subject belong to states. However, under Environment Protection Act, the Central Groundwater Authority can issue guidelines for development and management of groundwater resources. ठीक है, फिर क्या, the chemical quality of groundwater is monitored once by a year by Central Groundwater Board through network of 15,000 observation well located in all over country. ठीक है, फिर सरफेस वाटर पोल्यूशन, इसमें सरफेस वाटर की बात की है, जो सतह पे पानी होते हैं उनके। ठीक है, जो सीपीसीबी है उसने बीओडी कहा है कि बीओडी जो है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो तो अच्छा है, वाटर हेल्थी है। ठीक है, और एज पर सीपीसीबी रिपोर्ट 80% ऑफ वर्ल्ड सरफेस वाटर इज पोल्यूटेड। ठीक है, इट लीड्स टू पुअर न्यूट्रिशन एज वेल एज वेक्टर बॉर्न डिसीजेस सच एज कॉलरा, डिसेंट्री और जॉन्डिस, ये सब हो सकती है।